अर्जुन लगातार वार पर वार किए जा रहा था। उनकी हड्डियां पसलियां एक एक करके तोड़ रहा था। और तभी एक गुंडे ने डर के मारे मेन दरवाजे की तरफ दौड़कर कहा, भागो, दरवाजा खोलो। क्या करेगा वो गुंडा, जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, एपिसोड नंबर 25 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। आप ये भी बताएं कि आप लोग कहां से कहानी को सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 25। तब ये गुंडे ने डर के मारे मेन दरवाजे की तरफ दौड़कर कहा, भागो, दरवाजा खोलो। लेकिन जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचा, अर्जुन वहां पहले से खड़ा था। अर्जुन ने उस गुंडे का गला पकड़ा और उसे उठाकर सीधे कारखाने की उस मशीन पर दे मारा जहां बर्फ तोड़ी जाती थी। तभी अर्जुन की गुर्राहट अंधेरे में गूंज गई, मैंने कहा था ना, आज यहां से कोई नहीं बाहर जा पाएगा। अर्जुन अब उन गुंडों को कुत्ता की तरह पूरे कारखाने में दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था। गुंडे अपनी जान बचाने के लिए मशीनों के पीछे, बर्फ की सिल्लियों के पीछे छुपने की कोशिश करने लगे। लेकिन अर्जुन उन्हें जानवरों की तरह घसीट घसीट कर बाहर निकाल रहा था। किसी की गर्दन उसने अपने एक हाथ से तोड़ दी, किसी के सीने में उसने बर्फ तोड़ने वाला आइस पिक घोंप दिया। 15 मिनट के अंदर वो 20 प्रोफेशनल गुंडे जो मुंबई को डराने आए थे, वो खून से लथपथ होकर जमीन पर तड़प रहे थे। कुछ मर चुके थे, कुछ की हड्डियां इस कदर टूट चुकी थी कि वो कीड़ों की तरह रेंग रहे थे। हाँ, पूरे कारखाने में सिर्फ दो लोग सही सलामत थे, अर्जुन जिसके चेहरे और कपड़ों पर उन गुंडों का खून था, और वो मोटा भद्दा बोस। मोटे आदमी का सिगार उसके मुंह में गिर चुका था, उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। वो खौफ के मारे अपनी कुर्सी के पीछे दुबक्का हुआ था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी जो बुरी तरह कांप रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे चलकर एक कोने में लगे जनरेटर का स्विच ऑन कर दिया, जिससे पीली डिम लाइट फिर से जल उठी। कारखाने का नजारा किसी बूचड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ खून और तड़पते हुए शरीर थे। अर्जुन अपने खून से सने हाथ झाड़कर उस मोटे आदमी की तरफ बढ़ा। उसको अपनी तरफ आता देखकर मोटा आदमी ने हकलाकर चिल्लाकर कहा, रुक जा अर्जुन, मेरे पास मत आना, मैं तुझे गोली मार दूंगा। ये कहकर उसने पिस्तौल अर्जुन की तरफ तान दी। अर्जुन अपनी जगह पर नहीं रुका, वो लगातार उसी की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में मौत का फरमान था। बैंग बैंग, मोटे ने दो गोलियां चलाई, लेकिन घबराहट की वजह से वो दोनों गोलियां अर्जुन के बगल से निकल गई। जैसे ही मोटे ने तीसरी गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाना चाहा, अर्जुन बिजली की स्पीड से आगे बढ़ गया। उसने मोटे के हाथ से पकड़ा लिया और पिस्तौल वाली नली को सीधा उसी मोटे आदमी की जांग पर टिकाकर ट्रिगर दबा दिया। बैंग, मोटे आदमी के मुंह से सुअर की तरह चीख निकली। गोली की उसकी जांग को चीरकर आर पार हो गई। इसके बाद अर्जुन ने उससे पिस्तौल छीनी और उसे दूर फेंक दिया। फिर उसने एक 100 किलो मोटे की गर्दन को फौलादी मुट्ठी में दबाकर कहा, मुझे नाम चाहिए, कौन है वो गॉडफादर? वो मेरी मीरा की जान क्यों लेना चाहता है? बोल, वरना मैं तेरी दूसरी टांग भी काट कर तेरे मुंह में ठूंस दूंगा। मोटा आदमी दर्द और खौफ से बुरी तरह रो रहा था। उसे पता था कि अर्जुन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी मोटे ने खांस कर कहा, मैं नहीं बता सकता। गॉडफादर कोई इंसान नहीं है, वो एक खौफ है। अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो मेरे परिवार को जिंदा जला देगा। तभी आगे से अर्जुन ने क्रूरता से चिल्लाकर कहा, और अगर तूने नाम नहीं लिया तो मैं तुझे अभी के अभी इसी बर्फ की मशीन में डालकर तेरा कीमा बना दूंगा। ये कहते हुए अर्जुन ने उसे घसीट कर उस खौफनाक मशीन की तरफ कर दिया। मशीन के ब्लेड देखकर मोटे के प्राण सूख गए। मोटे ने हाफ कर कहा, रुको, रुको, मैं बताता हूँ। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने उसे सीधा जमीन पर पटक दिया और उसे चिल्लाकर पूछा, बोल, कौन है वो? तभी मोटे ने अपने खून से सने होठों को चाटा। उसने अपने दांतों को बीच में दबा लिया और बोला, वो गॉडफादर मुंबई का नहीं है अर्जुन। मोटे ने एक बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी आवाज में बताना शुरू किया, वो वो हैदराबाद का बादशाह है। उसका रसूख, उसका पैसा, उसकी पावर इतनी है कि तुम्हारे मुंबई के डॉन उसके सामने नौकरों जैसे हैं। वो हैदराबाद का बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अमीर आदमी है। उसकी बात सुनकर अर्जुन की भौहें सिकुड़ गई। उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, हैदराबाद? लेकिन मेरा हैदराबाद में कोई दुश्मन नहीं, मैं तो कभी वहां गया भी नहीं। उसका नाम क्या है? लेकिन तभी मोटा आदमी अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी में दर्द था, लेकिन साथ ही एक जीत का एहसास भी। उसने जोर से हंसकर कहा,
तो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा अर्जुन, वो मौत बनकर आएगा। ये कहते हुए उस मोटे आदमी के अचानक हंसी रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह फैल गई और पलटने लगी। उसके मुंह से सफेद रंग का गाढ़ा झाग निकलने लगा। उसका शरीर पूरे झटके के साथ ऐंठने लगा। ये देखकर अर्जुन तुरंत नीचे झुका। उसने मोटे की झकझोर कर कहा, ये क्या हुआ तुझे? नाम बता कमीने। ये कहकर अर्जुन ने मोटे का मुंह खोला। उसे मोटे के दांतों के बीच एक छोटा सा कांच का टुकड़ा दिखाई दिया। उसको देखकर अर्जुन ने हैरान होकर कहा, साइनाइड। उस मोटे और भद्दे आदमी ने पकड़े जाने और टॉर्चर से बचने के लिए अपने दांतों के नीचे छुपा हुआ जहर का कैप्सूल फोड़कर खा लिया था। लेकिन फिर भी एक आखिरी बार अर्जुन ने उसे जोड़कर कहा, नाम बोल कर जा साले। लेकिन साइनाइड अपना काम सेकंडों में कर चुका था और मोटे आदमी का शरीर एक बार फिर तड़पा और उसके मुंह से झाग निकला। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अब वो मर चुका था। अब अर्जुन उस लाश के सामने घुटनों के बल बैठा था। कारखाने में अब सिर्फ लाशें और सन्नाटा था। तभी अर्जुन ने अपने आप को फुसफुसा कर कहा, हैदराबाद, मेरा हैदराबाद में कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जो मेरी मीरा को मारना चाहता है? अर्जुन का दिमाग तेजी से पलटने लगा। उसने मुंबई के दुश्मनों को तो कुचल दिया था, लेकिन ये हैदराबाद वाला कनेक्शन उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। अर्जुन ने उस मोटे आदमी की लाश की तलाशी लेना शुरू की। उसने उसकी शर्ट, उसकी पैंट की जेब सब चेक की। उसको उम्मीद था कि शायद कोई आईडी कार्ड, कोई डायरी या कोई सुराग मिल जाए। तभी मोटे आदमी की अंदरूनी गुप्त जेब में अर्जुन का हाथ एक भारी और अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पड़ा। अर्जुन ने उसे बाहर निकालकर देखा तो वो एक फोन था, लेकिन वो कोई आम स्मार्टफोन नहीं था। एक बहुत ही मोटा, भारी, रबड़ की कोटिंग वाला, लंबे एंटीना वाले काले रंग का फोन था। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने चौंक कर कहा, सैटेलाइट फोन? आम इंसान या लोकल माफिया सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल नहीं करते। इंडिया में बिना सरकार की अनुमति के सैटेलाइट फोन रखना और उसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैर कानूनी था। इनका इस्तेमाल सिर्फ हाई लेवल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज या फिर खूंखार इंटरनेशनल टेररिस्ट करते थे। कोई उन्हें पुलिस या सरकार हैक और ट्रेस नहीं कर सकती। अर्जुन को अब उस खतरे की गहराई का अंदाजा होने लगा था। ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं। ये गॉडफादर जो भी था वो बहुत पावरफुल था और उसके गुंडे मुंबई में बैठकर टेररिस्ट ग्रेड के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे थे। अर्जुन ने वो सैटेलाइट फोन अपनी जेब में रख लिया। उसने तुरंत अपना ईयरपीस ऑन करके कहा, जगदीश जी। दूसरी तरफ से जगदीश जी ने जवाब देकर कहा, जी सर, आप ठीक हैं? आपके लोकेशन का क्या स्टेटस है? जगदीश की आवाज भी घबराई हुई थी। इधर से अर्जुन ने अपनी जैकेट पहनकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जगदीश जी। यहाँ के 20 गुंडे साफ हो चुके हैं। क्लीन अप क्रू को भेजो और एक आइस फैक्ट्री में आग लगा दो। किसी को सबूत नहीं मिलना चाहिए। लेकिन काका, मामला बहुत बिगड़ चुका है। तब उधर से जगदीश ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ सर? इधर से अर्जुन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, इनका लीडर मर चुका है। उसने साइनाइड खा लिया। लेकिन मरने से पहले वो बताकर गया है कि उनका गॉडफादर मुंबई का नहीं, हैदराबाद का कोई बहुत बड़ा और अमीर आदमी है। मुझे उसकी जेब से एक सैटेलाइट फोन भी मिला है। उसकी बात सुनकर फोन के उस पार जगदीश भी सन रह गई। उसने हैरानी से कहा, हैदराबाद और सैटेलाइट फोन? सर, ये तो नेशनल थ्रेट लग रहा है। लेकिन हमारा तो हैदराबाद में कोई बिजनेस क्लैश भी नहीं हो रहा। उधर से अर्जुन ने कारखाने से बाहर निकलकर कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ। आप तुरंत हमारी साइबर टीम को अलर्ट करो। मैं ये सैटेलाइट फोन लेकर आ रहा हूँ। हमें इसे डिकोड करना होगा और मुझे इसी वक्त दादाजी से बात करनी है। इसके बाद अर्जुन वापसी अपनी सिक्योरिटी वैन में पहुंचा। उसने वो सैटेलाइट फोन हैकर्स को दिया ताकि वो किसी भी तरीके से उसके एनक्रिप्शंस को तोड़ ले। उसी वैन के सिक्योर नेटवर्क से अर्जुन ने सीधा अग्निहोत्री मेन मेंशन में बैठे अपने दादाजी रणविजय अग्निहोत्री को वीडियो कॉल लगाया। कॉल तुरंत उठ गई। दादाजी अपने स्टडी रूम में बैठे थे। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रणाम दादाजी। दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा, जीते रहो मेरे शेर। मेरा बेटी कैसी है अब? इधर से अर्जुन ने उनकी बात का जवाब देकर कहा, मेरा बिल्कुल ठीक है दादाजी, लेकिन मैं आपसे किसी बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। यह कहकर अर्जुन के चेहरे पर एक गहरी उलझन थी। वहीं उसकी बात सुनकर उधर से दादाजी गंभीर हो गए। उन्होंने गंभीरता से पूछा, बोलो बेटा, क्या बात है? इधर से अर्जुन ने थोड़ा चिंतित स्वर में कहा, दादाजी, वो जो स्नाइपर था और ये दादर वाले गुंडे, ये प्रताप देशमुख और सिंघानिया के आदमी नहीं थे। ये किसी गॉडफादर के लिए काम कर रहे थे। और उस गुंडे ने मरने से पहले मुझे बताया है कि वो गॉडफादर मुंबई का नहीं,
बल्कि हैदराबाद का कोई बहुत अमीर और पावरफुल आदमी है। उनके पास टेररिस्ट ग्रेड के सैटेलाइट फोन भी हैं। हैदराबाद का नाम सुनते ही रणविजय अग्निहोत्री के हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप छलक गया। उनके चेहरे की वो हमेशा शांत और निडर रहने वाली रेखाएं अचानक सिकुड़ गई। उनकी आंखों में एक ऐसा पुराना खौफ और सदमा उभर आया जिसे अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी में दादाजी के चेहरे पर नहीं देखा था। अर्जुन ने उनकी हालात देखकर घबरा कर पूछा, दादाजी, क्या हुआ? क्या आप हैदराबाद के किसी ऐसे आदमी को जानते हैं? क्या हमारा वहां कोई दुश्मन है? उनकी ये बात सुनकर आगे से दादाजी ने एक बहुत ही गहरी और कांपती हुई सांस ली। उन्होंने अपना कप मेज पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर ऐसे सोचकर दादाजी ने फुसफुसा कर कहा, हैदराबाद? मुझे लगा था कि वो आग हमेशा के लिए बुझ चुकी है। मुझे लगा था कि वो शैतान अब लौट कर नहीं आएगा। उनकी आवाज में वो सालों पुराना दर्द था। तभी इधर से अर्जुन ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, कौन शैतान दादाजी? आप पहेलियां मत बुझाइए, मुझे साफ साफ बताइए। मेरी मीरा की जान दांव पर है। उसकी बात सुनकर उधर से दादाजी ने अपनी आंखें खोल ली। उनकी आंखों में अब एक पिता की बेबसी थी। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, अर्जुन, ये बात 25 साल पुरानी है। दादाजी ने एक ऐसा राज खोलना शुरू किया जो अग्निहोत्री खानदान के सीने में दफन था। उन्होंने आगे कहा, जब मैं अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में फैला रहा था, तब मेरा सबसे बड़ा राइवल मुंबई का कोई माफिया नहीं, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हैदराबाद का नवाब, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह निजामुद्दीन था। अर्जुन ने वो नाम दोहराकर कहा, निजामुद्दीन? अर्जुन ने यह शब्द पहली बार सुना था। तब दादाजी ने आगे बताकर कहा, हाँ, निजाम और मेरे बीच इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट्स और शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक बहुत खूनी जंग हुई थी। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपनी ताकत से उसे हरा दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। उस हार से निजाम इतना पागल हो गया था, उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे एक बहुत बड़ी धमकी दी थी। ये कहते हुए दादाजी की आवाज कांपने लगी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में आगे कहा, उसने कहा था, रणविजय अग्निहोत्री, तूने मुझसे मेरी दौलत छीनी है। एक दिन मैं तुझसे तेरा सबसे कीमती वारिस छीन लूंगा। और उसके कुछ महीनों बाद तुम्हारी दादी का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो दोनों मर गए थे। उनके बात सुनते ही अर्जुन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। अर्जुन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या? मतलब दादी का वो एक्सीडेंट जिसके बारे में मम्मी पापा ने मुझे बताया था, वो हादसा नहीं था, वो उस निजाम ने करवाया था? वहीं आगे से दादाजी की आंखों में एक आंसू टपक पड़ा। उन्होंने भावुक होकर कहा, हाँ अर्जुन, मुझे बाद में पता चला कि उस एक्सीडेंट के पीछे निजाम का हाथ था। मैंने उस वक्त हैदराबाद जाकर निजाम के पूरे एम्पायर को तहस नहस कर दिया था। मुझे लगा था कि मैंने उसे मार दिया है या वो देश छोड़कर भाग गया। पिछले 25 सालों से उसका कोई नामो निशान नहीं था। ये कहते हुए दादाजी ने वीडियो कॉल से अर्जुन की आंखों में सीधे देखकर कहा, लेकिन अगर वो हैदराबाद का गॉडफादर आज वापस आ गया है और अगर वो तुम्हारी मीरा पर गोलियां चलवा रहा है, तो इसका मतलब है कि निजाम अभी जिंदा है और वो 25 साल बाद अपना आखिरी बदला पूरा करने आया है। वो तुम्हारी दादी मेरी जान को पहले ही मार चुका है और अब ये उसी तरह तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को तबाह करना चाहता है। ये सच जानने के बाद अर्जुन का दिमाग फटने को तैयार था। जिस इंसान ने उनकी दादी को मारकर पहले अग्निहोत्री परिवार के हेड को तोड़ा, आज वही इंसान उसकी होने वाली पत्नी की जान का प्यासा बना है या अग्निहोत्री परिवार के हायर को भी तोड़ सके। ये समझते ही अर्जुन की आंखों में आग बरसने लगी। उसने कड़क आवाज में कहा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा दादाजी, मैं आज ही हैदराबाद जा रहा हूं। लेकिन दादाजी ने तुरंत उसको रोक कर कहा, नहीं अर्जुन, ये बेवकूफी मत करना। तुम उसे नहीं जानते। वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल माइंड है। हैदराबाद उसका गढ़ है। अगर तुम बिना किसी ठोस प्लान के वहां गए तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे उन आदमियों को दादर में मारने के बाद निजाम अब अलर्ट हो चुका होगा। तभी जगदीश ने भी अर्जुन को समझा कर कहा, बड़े मालिक सही कह रहे हैं सर। वो गॉडफादर अब समझ गया होगा कि उसके 20 आदमी गायब हो चुके हैं। वो जानता है कि आपने उसकी पहली चाल को कुचल दिया। वो अब और ज्यादा खूंखार और छुपकर वार करेगा। हमें पहले ही सैटेलाइट फोन को डिकोड करना होगा, तभी हमें उसकी असली लोकेशन मिलेगी। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने गहरी सांस ली। वो गुस्से को काबू में कर लिया।
एक राजा गुस्से में नहीं दिमाग से लड़ता है। तभी अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच कर कहा, हाँ ठीक है, आप लोग सही कह रहे हैं। इसके बाद अर्जुन ने दादाजी से कहा, दादाजी, आप मेन मेंशन की सिक्योरिटी 4 गुना बढ़ा लीजिए। निजाम कभी भी हमला कर सकता है। दूसरी तरफ से दादाजी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं अपना ध्यान रख लूंगा अर्जुन, तुम बस मेरा और अपनी हिफाजत करो। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने कॉल काट दी। कॉल कट होते ही अर्जुन मुड़कर हैकर्स की तरफ आया। उसने उन सभी से पूछा, इस सैटेलाइट फोन को तोड़ने में कितना वक्त लगेगा? आगे से मेन हैकर ने पसीना पोंछ कर कहा, सर, ये मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन है। हमें कम से कम 48 से 72 घंटे लगेंगे इस कोड को तोड़ने में और उस गॉडफादर की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में। उसकी बात सुनकर आगे से अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया और उसको ऑर्डर देकर कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। तब तक पूरी शैडो आर्मी को वॉर मोड पर डाल दो। मुंबई के हर बॉर्डर, हर एयरपोर्ट और हर रेलवे स्टेशन पर मेरे आदमी तैनात होने चाहिए। अगर हैदराबाद से कोई भी कुत्ता मुंबई में घुसने की कोशिश करे तो उसे बॉर्डर पर ही भून दो। उसकी यह बात सुनकर आगे से शैडो आर्मी के चीफ कमांडो ने सिर झुकाकर कहा, यस सर। उनको थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस देने के बाद अर्जुन वैन से बाहर निकला। मुंबई का आसमान अब शाम के लालिमा में ढट रहा था, लेकिन वो लाली आज सूरज की नहीं बल्कि होने वाले उसे खूनी बारिश की लग रही थी। अब अर्जुन का मुकाबला मुंबई के छठे हुए गुंडों से नहीं था। अब उसका सामना एक ऐसे नेशनल और 25 साल पुराने दुश्मन से था जिसके पास असीमित दौलत, टेररिस्ट वाले हथियार और अर्जुन के परिवार को मिटाने की एक खूनी प्यास थी। छोटे वैन से बाहर निकलने के बाद अर्जुन ने अपने चेहरे पर उस खूंखार शिकारी का नकाब उतारा। एक बार फिर से मीरा के अर्जुन का रूप ओढ़ लिया। उसने अपनी जैकेट ठीक की, अपने हाथों को एक बार फिर सैनिटाइजर से साफ किया ताकि खून की कोई महक बाकी न रहे, और अपनी ब्लैक रेंज रोवर में बैठकर सीधा मुंबई मेडिकल कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। जब अर्जुन कैंपस पहुंचा तो उसने देखा मीरा बिल्डिंग की सीढ़ियों पर खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। उसके आसपास सादे कपड़ों में शैडो गार्ड्स का पहरा था। मीरा ने जैसे ही अर्जुन की गाड़ी देखी, उसके चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आ गई और वो तेज कदमों से आकर गाड़ी में बैठ गई। तभी अर्जुन ने गाड़ी को विला की तरफ मोड़कर बहुत ही नॉर्मल और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्लास कैसी रही डॉक्टर साहिबा? आगे से मीरा ने गहरी सांस लेकर कहा, क्लास तो अर्जुन बड़ी अच्छी थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान सिर्फ तुम पर था। तुम्हें कुछ पता चला क्या? वो स्नाइपर कौन था? क्या वो लोग फिर से? आगे से अर्जुन ने अपना एक हाथ स्टीयरिंग से हटाकर मीरा के हाथ पर रखकर कहा, शांत हो जाओ मेरी जान। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने सब कुछ संभाल लिया है। वो खतरा अब टल चुका है। उसकी यह बात सुनते ही मीरा ने अर्जुन की आंखों में देखा। वो जानती थी कि अर्जुन उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अर्जुन जो भी कर रहा है उसकी हिफाजत के लिए कर रहा है। कुछ ही देर में वो लोग गोल्डन हाउसिंग सोसाइटी के विला नंबर 360 में पहुंच गए। विला के अंदर एक माहौल बहुत ही खुशनुमा और शांत था। दोनों अपने अपने कमरे में गए और फ्रेश हो गए। कुछ देर बाद जब वो अपने कमरे से बाहर निकले तो रात के 8:30 बज चुके थे। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। आज खाने में कोई विदेशी लोबस्टर या कैवियार नहीं था, बल्कि शुद्ध देसी घी से बना राजस्थानी खाना था। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और लहसुन की चटनी। ताऊ जी बहुत ही शान से अपनी कुर्सी पर बैठे थे। ताई जी और यशोदा माँ अपने हाथों से खाना परोस रही थी। तभी ताऊ जी ने अर्जुन को देखकर अपनी मूछों पर ताव देकर कहा, आ गया छोरे, आजा बैठ जा। आज तेरी ताई जी और यशोदा माँ ने अपने हाथों से तेरा मनपसंद चूरमा बनाया है। आज तू अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। उनकी ये बात सुनकर अर्जुन एक बहुत ही प्यारी और थकी हुई मुस्कान के साथ अपनी कुर्सी खींची और मीरा के बगल में बैठ गया। खाना खाते वक्त माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ताऊ जी ने अपनी बाटे को दाल में डुबोकर बहुत ही गंभीर स्वर में पूछा, बेटा अर्जुन, कल वो जो मीरा पर कॉलेज में हमला होया था, वो लोग कौन थे? तुम्हें उनके बारे में कुछ पता चला कि कहीं ये उस पारस और नारायण के भेजे हुए गुंडे तो ना थे? ताऊ जी का यह सवाल यशोदा माँ के भी हाथ ठिठक गई। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने भी घबरा कर पूछा, हाँ बेटा, हमें सच बता, कहीं उन गुंडारों ने कोई नया खेल तो नहीं शुरू कर दिया? अगर हमारी बच्चे की जान को खतरा है तो हम उसे कॉलेज नहीं भेजेंगे।
उनके ये सवाल सुनकर अर्जुन के गले का निवाला नीचे उतरा और मुश्किल से ही उतरा। वो अपने परिवार को उस हैदराबाद के गॉडफादर और उस खौफनाक सैटेलाइट फोन के बारे में नहीं बता सकता था। वो नहीं चाहता था कि जिस परिवार को उसने अभी अभी खुशियां दी है वो फिर से मौत के साए में जीने लगे। एक राजा का फर्ज अपने लोगों को खौफ से दूर रखना था। इसलिए अर्जुन ने पानी का घूंट पिया और एक बहुत ही सदे हुए सफेद झूठ बोल दिया। उसने हंसकर बात को टालने की कोशिश करके कहा, अरे नहीं ताऊ जी, माँ जी, आप लोग बेकार में घबरा रहे हैं। वो हमला पारस या नारायण अंकल ने नहीं करवाया था। दरअसल वो प्रताप देशमुख के कुछ पुराने गुंडे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वो मीरा को डरा देंगे तो देशमुख जेल से बाहर निकाल दूंगा। बस एक छोटी सी बौखलाहट थी उनकी। उसकी ये बात सुनते ही ताई जी ने अपना अगला सवाल पूछा, तो अब वो गुंडे कहाँ हैं? आगे से अर्जुन ने मुस्कुराकर उनकी बात का जवाब देकर कहा, वो सब अब मुंबई पुलिस की मेहमान नवाजी का मजा ले रहे हैं ताई जी। मैंने कमिश्नर साहब से बात कर ली है, अब कोई खतरा नहीं। आप लोग आराम से खाइए और चैन की नींद सोइए। उसकी ये बात सुनकर यशोदा माँ और ताई जी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी राहत आ गई। यशोदा माँ ने प्यार से अर्जुन की थाली में और चूरमा डालकर कहा, भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने जो हमारे परिवार के लिए अपने सिर पर आफतों का पहाड़ ले लिया। ले, खा बेटा, जी भर के खा। अर्जुन ने खुशी खुशी वो खाना खाया। उसके बाद वो सब लोग अपने अपने कमरे में एक ही बहुत चैन और सुकून की नींद सोने चले गए। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सुकून बस एक तूफान से पहले की खामोशी है। जब पूरा विला गहरी नींद में सो रहा था, विला के नीचे बने उस अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में दिन जैसी हलचल मची हुई थी। अर्जुन अपनी कुर्सी पर बैठा कॉफी का मग हाथ में लिए स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी आंखें थकान से लाल हो रही थी, लेकिन उसका दिमाग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा था। उसके सामने जगदीश जी और अग्निहोत्री एम्पायर के 3 सबसे बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी हैकर्स बैठे थे। वो हैकर्स दादर की आइस फैक्ट्री में मिले उस सैटेलाइट फोन के 256 बिट मिलिट्री एन्क्रिप्शन को तोड़ने में लगे हुए थे। तभी अर्जुन ने अपने गर्दन को चटका कर पूछा, क्या स्टेटस है जगदीश जी? आगे से जगदीश ने अपना पसीना पोंछ कर कहा, सर ये फोन बहुत ही एडवांस लेवल का है। इसका सीधा कनेक्शन किसी विदेशी सैटेलाइट से है। ये आम नेटवर्क नहीं काम करता, लेकिन हमारे हैकर्स ने इसके कॉल लॉग्स और बैक एंड सर्वर को क्रैक करना शुरू कर दिया है। हमें बस कुछ और घंटों की जरूरत है। तभी आगे से अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो निजाम इस वक्त कहाँ है और उसका मुंबई में नेटवर्क कौन चला रहा है। उसकी बात सुनते ही वन लोग दोबारा से अपने काम में लग गए। पूरी रात ऐसे ही कट गई। कीबोर्ड की क्लिक क्लैक और आवाजों के साथ उस कैमरे की आवाज और थी नहीं। अगली सुबह जब सूरज की किरणें मुंबई के आसमान को रोशन कर रही थी, तभी एक हैकर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। बिंग! उसने ऐसे कूद कर अर्जुन तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर उस स्क्रीन के पास गया। तभी हैकर ने एक्साइटमेंट में कहा, सर, हमने उस सैटेलाइट फोन का आखिरी पिंग और जीपीएस ट्रेल ट्रेस कर लिया है। अर्जुन ने पूछा, क्या वो लोकेशन हैदराबाद की है? उसकी बात सुनकर हैकर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने स्क्रीन की तरफ चमकते हुए उस लाल बिंदु को देखकर कहा, नहीं सर, यही तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है। वो निजाम हैदराबाद में है ही नहीं। इस सैटेलाइट फोन को पिछले एक हफ्ते में जितने भी कॉल्स आई हैं, उनका सिग्नल हैदराबाद में नहीं बल्कि दिल्ली से आ रहा है। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन और जगदीश जी दोनों हैरान हो गए। उन्होंने चौंक कर कहा, दिल्ली? तभी हैकर ने मैप पर जूम करके कहा, यस सर, ये सिर्फ इतना ही नहीं, हमने उस फोन के अंदर छुपी हुई कुछ एनक्रिप्टेड और बैंक ट्रांजैक्शंस भी डिकोड कर ली है। उन 20 गुंडों को मुंबई में रुकने, हथियार खरीदने और स्नाइपर को हायर करने के लिए जो करोड़ों रुपए मुंबई भेजे गए, वो पैसा निजाम के अकाउंट से नहीं आया है। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन ने और ज्यादा कंफ्यूज होकर पूछा, तो फिर पैसा किसने भेजा? उसकी मुट्ठियां कस गई। तभी जगदीश जी ने एक दूसरे स्क्रीन की तरफ इशारा किया, जिस स्क्रीन पर बहुत ही मशहूर और अमीर इंसान की प्रोफाइल खुल गई। उसने हैरान होकर कहा, सर, वो पैसा दिल्ली के एक बहुत बड़े बिलियनियर के प्राइवेट अकाउंट से मुंबई ट्रांसफर हुआ। वो आदमी सिर्फ एक बिलियनियर नहीं, बल्कि दिल्ली पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट जगत का एक बहुत बड़ा डॉन है। जगदीश ने आवाज में एक बहुत बड़ा सदमा था। उनकी ये बात सुनकर आगे से अर्जुन ने कहा,
नाम बताओ जगदीश जी उसका। जगदीश ने स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, सुरेंद्र हीराचंदानी। सुरेंद्र हीराचंदानी। ये नाम सुनकर अर्जुन का दिमाग एक पल के लिए सुन पड़ गया। उसने ये नाम पहले कहीं सुना था। अर्जुन ने अपनी याददाश्त पर जोर डाला। तभी उसे कुछ याद आया और उसने कहा, सुरेंद्र हीराचंदानी, ये आदमी तो दिल्ली का रियल एस्टेट किंग है, लेकिन उसका अग्निहोत्री एम्पायर से क्या लेना देना, और ये निजाम के साथ मिलकर मीरा पर हमला क्यों करवा रहा है। उसकी बात सुनते ही जगदीश जी ने अपनी फाइल के कुछ पन्ने पलटे और एक ऐसी खौफनाक सच्चाई सामने रखी जिसने एक पूरी पहेली के सारे टुकड़े को एक साथ जोड़ दिया। जगदीश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, सर, ये सुरेंद्र हीराचंदानी कोई आउटसाइडर नहीं। वो वो आपकी ताईजी संतोष अग्निहोत्री का सगा बड़ा भाई है। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या? तभी जगदीश जी ने आगे बात बताकर कहा, जी सर, सुरेंद्र हीराचंदानी रिश्ते में पारस का सगा मामा है। जब आपने 3 दिन पहले नारायण, संतोष और पारस को धक्के मारकर बेइज्जत करके इस विला से बाहर निकाल दिया था और उसे अग्निहोत्री नाम से बेदखल कर दिया था, तो मुंबई में कोई भी इंसान उन्हें एक रोटी देने को तैयार नहीं था। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन की आंखों में अब सच्चाई की तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगी। इसलिए उसने पूछा, तो वो लोग दिल्ली भाग गए? तभी जगदीश जी ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सर। जब पारस और उसके माता पिता सड़कों पर आ गए तो उन्होंने दिल्ली में सुरेंद्र हीराचंदानी को फोन किया। सुरेंद्र ने अपने प्राइवेट जेट से उन्हें दिल्ली बुला लिया और उन्हें अपने हीराचंदानी एस्टेट में पनाह दे दी। ये बात मुझे भी कल शाम को ही पता चली थी। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन सुरेंद्र ने निजाम से हाथ क्यों मिलाया? आगे से जगदीश जी ने तुरंत जवाब देकर कहा, सर, मुझे लगता है जब सुरेंद्र हीराचंदानी अपनी बहन की इस भयानक बेइज्जती से पागल हो गया होगा, लेकिन वो जानता था कि वो खुद सीधे अग्निहोत्री एम्पायर से नहीं लड़ सकता, क्योंकि मुंबई में आपकी शैडो आर्मी और आपके दादाजी की ताकत को भेदना नामुमकिन है। इसलिए अपने दुश्मन का दुश्मन यानी दोस्त को ढूंढ लिया। उसने हैदराबाद में उस सोए हुए खूंखार शैतान निजाम से संपर्क किया होगा। ये कहते हुए जगदीश ने स्क्रीन पर कुछ और डाटा दिखाकर कहा, सुरेंद्र ने निजाम को बताया कि रणविजय अग्निहोत्री का सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट अब उसका पोता अर्जुन नहीं बल्कि मीरा है। सुरेंद्र ने निजाम को दिल्ली के अपने घर में पनाह दी, उसे करोड़ों रुपए की फंडिंग की और निजाम ने अपने उन 4 खूंखार गुंडे और स्नाइपर्स को दिल्ली से मुंबई भेजा ताकि वो मीरा को मारकर अपने दादाजी से अपने उस 25 साल पुराने खून का बदला ले सके। ये पूरा सच जानने के बाद अर्जुन का खून खोलने लगा। उसने अपने ही खून से इतनी नफरत गिर चुकी थी क्योंकि मुंबई के बाहर दुश्मनों को अर्जुन के घर का रास्ता उन्होंने दिखाया था। पारस ने अपने मामा और उस आतंकवादी निजाम के साथ मिलकर अर्जुन की जिंदगी तबाह करने की एक ऐसी नेक्सस बना लिया जिसे तोड़ना अब बेहद जरूरी था। इसलिए अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां कसकर कहा, मतलब इस वक्त तो सारे गद्दार पारस, संतोष, नारायण, सुंदर और निजाम सब के सब दिल्ली में उसे हीरा चंदानी एस्टेट के अंदर बैठे हैं। तभी जगदीश जी ने सिर हिलाकर कहा, जी सर, 100% कन्फर्म। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन की आंखों में एक ऐसा बर्फीला और खूनी तूफान आ गया जिसने अंडरवर्ल्ड रूम के तापमान को गिरा दिया। अर्जुन ने बहुत ही शांत लेकिन धीमी आवाज में कहा, जगदीश जी, मेरी दिल्ली की फ्लाइट तैयार करवाओ, मैं आज ही दिल्ली जा रहा हूँ। उसका ऑर्डर सुनते ही जगदीश ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही सुबह के 8 बज चुके थे। अर्जुन तैयार होकर विला के अपने बेडरूम में वापस आया। उसने एक ब्लैक रंग का सूट पहना हुआ था और वो अभी अलमारी में कुछ जरूरी पेपर्स, अपने कस्टम मेड ग्लॉक पिस्तौल और एक्स्ट्रा मैगजीन्स अपने एक छोटे से ब्लैक बैग में रख रहा था। तभी वॉशरूम से नहाकर मीरा बाहर आ गई। उसने जब अर्जुन को इस तरह हथियार पैक करते हुए बैग तैयार करते देखा तो उसके चेहरे की रौनक एक पल में उड़ गई। उसने चिंतित होकर पूछा, अर्जुन, तुम तुम ये बैग क्यों पैक कर रहे हो? और ये बंदूक, तुम कहाँ जा रहे हो? मीरा की आवाज कांपने लगी। उसने आगे से अर्जुन के बैग के जिप बंद करी और मुड़कर मीरा की तरफ देखा। उसने बहुत ही प्यार से मीरा के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अर्जुन ने उसे घबराहट से बचाने के लिए कहा, मीरा, मुझे कुछ जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। वो बहाना बना रहा था, लेकिन मीरा कोई बेवकूफ लड़की नहीं थी।
वो ये जानती थी कि अर्जुन बिजनेस के लिए बंदूक लेकर नहीं जाएगा, इसलिए मीरा ने झटके से अर्जुन का हाथ हटाकर कहा, तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो अर्जुन। मुझे पता है कि तुम किसी मीटिंग के लिए नहीं जा रहे हो। तुम तुम उन लोगों को मारने जा रहे हो ना, जिन्होंने मुझ पर गोली चलवाई थी। तब अर्जुन ने उसको समझाने की कोशिश करके कहा, मीरा, बात को प्लीज समझने की कोशिश करो। आगे से मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने सिसक कर कहा, नहीं अर्जुन। वो दौड़कर अर्जुन के सीने से लिपट गई और उसने अर्जुन की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया। उसने अर्जुन को रोकने की कोशिश करके कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे अर्जुन। मुझे बहुत डर लग रहा है। कल मैंने मौत को इतने करीब से देखा है। अगर उन लोगों ने तुम पर हमला कर दिया तो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी अर्जुन। प्लीज, प्लीज अर्जुन, उन्हें छोड़ दो। हम पुलिस को बता देंगे, लेकिन तुम अकेले वहां नहीं जाओगे। मीरा की इन सिसकियों और उसकी तड़प ने अर्जुन के दिल को बुरी तरह से चीर दिया। वो भी अपनी मीरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अर्जुन ने मीरा के चेहरे पर अपने दोनों हाथों से उसको भर लिया। उसने उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछा और बहुत ही गहरी, जज्बाती आवाज में कहा, मीरा, मेरी जान, मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस इन लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये वो शैतान है जो सिस्टम को अपनी जेब में रखते हैं। जब तक ये लोग जिंदा हैं, ये तुम पर, मेरे परिवार पर और हमारे प्यार पर हमले करते रहेंगे। मैं तुम्हें इस तरह रोज रोज खौफ के साए में घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। अर्जुन ने मीरा की आंखों में सीधे देखकर आगे कहा, मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारी तरफ उठने वाली हर आंख को मैं नोच डालूंगा। आज मैं दिल्ली नहीं गया तो ये अपने आप को कभी मैं माफ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए उन गंदगी को हमेशा के लिए साफ करना होगा मीरा। लेकिन आगे से मीरा ने घबरा कर कहा, लेकिन अर्जुन, तुम अकेले, वो बहुत सारे होंगे। वो लगातार हिचकियां ले रही थी। तभी अर्जुन ने एक बहुत ही प्यारी और गर्व भरी मुस्कान से कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है महारानी। शेर शिकार करने के लिए हमेशा अकेला जाता है। तुम बस मेरा इंतजार करना। उसकी बात सुनकर मीरा समझ गई कि अर्जुन को नहीं रोक सकती। जब अर्जुन अपनी जिद पर आता है तो भगवान भी उसका रास्ता नहीं रोक पाएंगे। इसलिए मीरा ने रोकर अर्जुन को एक आखिरी बार कसकर गले लगा लिया और बोली, अपना ध्यान रखना अर्जुन। मेरे लिए प्लीज जिंदा वापस आना। आगे से अर्जुन ने उसके माथे को चूम कर कहा, यह मेरा वादा है। और ये कहकर अर्जुन ने मीरा को अपने साथ कार में बिठाया। आज वो भी उसे खुद मुंबई मेडिकल कॉलेज ड्रॉप करने जा रहा था। रास्ते में अर्जुन ने अपनी शैडो आर्मी के चीफ कमांडो को कॉल किया। उसके चीफ को ऑर्डर देकर कहा, चीफ, मैं दिल्ली निकल रहा हूं। अर्जुन की आवाज में पूरी तरह एक मिलिट्री कमांडर की जैसी थी। आगे से चीफ ने जवाब देकर कहा, यस बॉस, हम दिल्ली में आपकी सिक्योरिटी टीम और गाड़ियों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तभी इधर से अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, नहीं, मुझे दिल्ली में एक भी कमांडो नहीं चाहिए। मेरी कोई सिक्योरिटी मेरे साथ नहीं जाएगी। दिल्ली का ये ऑपरेशन मैं अकेला हैंडल करूंगा। मुझे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। मुझे एक भूत की तरह दिल्ली में दाखिल होना है। तभी उधर से चीफ ने चिंतित होकर कहा, लेकिन सर, ये बहुत रिस्की है। वो लोग हथियारों से लैस होंगे। उसकी बात सुनते ही इधर से अर्जुन ने दहाड़ कर कहा, ये मेरा ऑर्डर है चीफ। मेरा सारा फोकस, मेरी सारी आर्मी मुंबई में ही रहेगी। और सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। यह कहकर अर्जुन ने मीरा की तरफ देखा और फिर ऑर्डर देकर बोला, जब तक मैं दिल्ली से वापस नहीं आ जाता, मीरा की सिक्योरिटी को लेवल 0 पर अपग्रेड कर दो। कल तक जो सिक्योरिटी का दायरा 3 किलोमीटर का था, आज वो 5 किलोमीटर का होगा। उसकी ये बात सुनकर चीफ ने चौंक कर कहा, 5 किलोमीटर सर? इसके लिए हमें अपने पूरे 1,000 कमांडोज की रिजर्व फोर्स को सड़कों पर उतारना पड़ेगा। चीफ भी हैरान था। तभी इधर से अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, तो फिर उतारो। यूनिवर्सिटी के 5 किलोमीटर के रेडियस पर हर सड़क, हर छत, हर गली में मुझे मेरा आदमी चाहिए। ड्रोन सर्विलांस 24 घंटे एक्टिव रहेगा। कोई भी अनजान गाड़ी या संदिग्ध इंसान पर रेडियस में घुसे तो उससे सवाल मत पूछना, सीधे गोली मार देना। अगर मेरा को एक भी खरोंच आई तो मैं तुम सबको जिंदा काट दूंगा। उसकी ये बात सुनकर उधर से चीफ ने कांप कर कहा, अंडरस्टूड बॉस, प्रोटोकॉल लॉक कर दिया गया है। वहीं इधर से मीरा अर्जुन की बातें सुनकर दंग रह गई। अर्जुन ने सचमुच उसके लिए एक अभेद्य किला बना दिया था। उसे एहसास हो रहा था कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान उससे कितनी पागलों की तरह मोहब्बत करता है। ऐसे ही कुछ देर गाड़ी मेडिकल कॉलेज के गेट पर पहुंच गई। वहां रुकते ही अर्जुन ने मीरा का हाथ चूम कर कहा, जाओ,
अपने पढ़ाई का ध्यान दो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से मीरा ने अपनी आंखों से आंसू पहुंचे और एक गहरी सांस ली और गाड़ी के बाहर निकल गई। अर्जुन तब तक वहां रुका जब तक मीरा सेफली बिल्डिंग के अंदर नहीं चली गई। उसके कमांडोज ने अपनी पोजीशन नहीं ले ली थी। मीरा को सुरक्षित छोड़ने के बाद अर्जुन गाड़ी में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी टर्मिनल की तरफ ले गया। वहां रनवे पर अग्निहोत्री एम्पायर का एक ब्लैक कलर का प्राइवेट गल्फ स्ट्रीम G650 जेट उसका इंतजार कर रहा था। जेट के इंजन स्टार्ट थे। अर्जुन अपनी गाड़ी से उतरा। उसके हाथ में वो ब्लैक बैग था, उसमें पिस्तौल और कुछ गैजेट थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से भावहीन हो चुका था। वो अब किसी का आशिक या बेटा नहीं लग रहा था। वो एक लॉन वुल्फ लग रहा था जो अपने शिकार की गर्दन तोड़ने के लिए जंगल में उतरने लगा था। जेट की सीढ़ियां चढ़कर अर्जुन ने मुंबई के आसमान की तरफ आखिरी बार देखा। अर्जुन ने मन ही मन में एक खौफनाक आग के साथ सोचा, पारस, मैंने सिर्फ तुम्हारे परिवार को घर से निकाला था, लेकिन तूने अपना जमीर बेचकर उस निजाम से हाथ मिलाया जिसने हमारी दादी का खून किया था। तूने मेरी मीरा पर गोली चलवाने की हिम्मत की। आज दिल्ली में वो मौत का नंगा नाच होगा जिसके बाद इस देश का कोई भी माफिया अग्निहोत्री की तरफ आंख उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। ये सोचकर अर्जुन जेट से अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा बंद कर दिया गया। उसके प्राइवेट जेट ने रनवे पर रफ्तार पकड़े और भयंकर गर्जना के साथ मुंबई की जमीन को छोड़कर दिल्ली के उस खूनी सफर की तरफ उड़ान भर ली। मुंबई के आसमान को पीछे छोड़कर अर्जुन अग्निहोत्री एम्पायर का ब्लैक प्राइवेट जेट लगभग 2 घंटे के खामोश और तूफानी सफर के बाद रात के करीब 11 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्राइवेट रनवे पर लैंड कर गया। दिल्ली का मौसम मुंबई से बिल्कुल अलग था। हवा में एक अजीब सी खुश्की और प्रदूषण की धुंध। जेट के दरवाजे खुले। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खामोशी और बर्फीली शांति थी जो किसी बहुत बड़े विनाश से पहले की थी। उसने एक लंबी ब्लैक ट्रैप कोट पहनी थी। उसके हाथ में वही लेदर का ब्लैक बैग था और जिसमें मौत का सामान रखा हुआ था। दिल्ली के सुरेंद्र हीराचंदानी का बहुत बड़ा नेटवर्क था। अगर अर्जुन अपनी अग्निहोत्री वाली पहचान के साथ किसी भी अपनी प्रॉपर्टी या होटल में रुकता तो सुरेंद्र को तुरंत भनक लग जाती कि अर्जुन दिल्ली में आ चुका है। इसलिए अर्जुन ने घोस्ट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया। उसने एक आम सी प्राइवेट कैब ली और सीधे दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित एक इंटरनेशनल 5 स्टार होटल द ओबरॉय पहुंच गया। अर्जुन ने रिसेप्शन पर जाकर एक फेक फॉरेन आईडी का इस्तेमाल करके बहुत ही साधारण लेकिन सुरक्षित प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया। होटल के स्टाफ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ा यह 22 साल का लड़का इंडिया के सबसे बड़े एम्पायर का इकलौता वारिस है। कमरे में पहुंचकर अर्जुन ने अपना बैग मेज पर रखा। उसने अपनी टेक्निकल जैकेट उतारी और सीधा अपने लैपटॉप को ऑन किया। उसने एक सिक्योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए मुंबई में बैठे जगदीश जी और अपनी साइबर टीम से संपर्क किया। अर्जुन ने कान में ईयरपीस लगाकर कहा, जगदीश जी, मैं दिल्ली में सेटल हो चुका हूँ। अब मुझे सुरेंद्र हीराचंदानी, पारस और उस टेररिस्ट निजाम की एक एक सेकंड की लाइव लोकेशन चाहिए। मुझे बताओ कि वो सब इस वक्त कहाँ हैं। तभी दूसरी तरफ से जगदीश की आवाज आई, यस सर। इसी के साथ कीबोर्ड के चलने की आवाज गूंजने लगी। इसके बाद अर्जुन ने कमरे की लाइट ऑफ की। सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो किसी खूंखार हैकर की तरह लग रहा था। करीब 15 मिनट की भारी मशक्कत के बाद मुंबई से जगदीश जी की आवाज फिर से ईयरपीस में गूंज गई। उन्होंने कहा, सर, मुझे हीराचंदानी एस्टेट का पूरा ब्लूप्रिंट और वहां का सीसीटीवी का एक्सेस मिल गया। सुरेंद्र हीराचंदानी का ये एस्टेट दिल्ली के छतरपुर इलाके में है। वो किसी किले से कम नहीं सर। इसके चारों तरफ 20-20 फुट ऊंची दीवारें हैं और कम से कम 50 से ज्यादा हथियारबंद गार्ड्स पहरा दे रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर इधर से अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, गार्ड्स की चिंता मत करो जगदीश जी, मुझे टारगेट की लोकेशन बताओ। उधर से जगदीश ने तुरंत जवाब देकर कहा, सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जगदीश की आवाज में गहरी उलझन थी। बात सुनते ही अर्जुन ने वहीं सिकोड़ कर पूछा, क्या हुआ। उधर से जगदीश का जवाब बोला, सर, हमारे थर्मल स्कैनर्स और फोन की जीपीएस ट्रैकिंग के हिसाब से उस एस्टेट के अंदर इस वक्त सिर्फ 3 वीआईपी लोग मौजूद हैं। पहला सुरेंद्र हीराचंदानी, दूसरे नारायण और संतोष अग्निहोत्री। उनकी ये बात सुनते ही अर्जुन की भौहें तन गई। उसने हैरान होकर कहा,
और पारस और वो निजाम कहाँ हैं? दूसरी तरफ से जगदीश ने घबरा कर कहा, सर, पारस वहां नहीं है। हमने दिल्ली के सारे एयरपोर्ट, होटल, हाईवेज के कैमरे खंगाल लिए। पारस का फोन पिछले 10 घंटों से स्विच ऑफ है। वो दिल्ली से गायब हो चुका है। उसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। और जहां तक उस निजाम की बात है, तो वो एक इंटरनेशनल घोस्ट है। वो खुद कभी सामने नहीं आता। उसने अपना सारा काम सुरेंद्र के कंधे पर बंदूक रखकर करवाया। उनकी ये बात सुनकर अर्जुन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने सोच कर कहा, पारस गायब है। पारस इतना बेवकूफ नहीं कि वो इतनी आसानी से हार मान ले। उसे मुंबई से भागे हुए 4 दिन हो चुके हैं। उसे पता है कि मैंने दादर में अपने उसके गुंडों को मारा। वो जरूर किसी बहुत बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा है या छुप गया है। उसके बाद सुनकर उधर से जगदीश ने तुरंत पूछा, तो अब हम क्या करें सर? क्या हम दिल्ली का ऑपरेशन रोक दें? उधर से अर्जुन ने अपनी मुट्ठी मेज पर मारकर कहा, नहीं। पारस अगर सांप है तो सुरेंद्र हीराचंदानी उस सांप का बिल है। सुरेंद्र ने ही पारस और निजाम को पनाह दी। सुरेंद्र ने ही मेरी मीरा को मारने के लिए करोड़ों की फंडिंग की। अर्जुन की आंखों में शैतानी और खूनी चमक आ गई। उसने आगे कहा, अगर हमें पारस को बिल से बाहर निकालना ही है, तो हमें इस सुरेंद्र हीराचंदानी को तड़पाना होगा। मैं पहले सुरेंद्र का वो घमंड तोड़ूंगा जिस पर वो नाच रहा है। मैं पहले उसके एम्पायर को राख करूंगा और फिर उसकी लाश पर खड़े होकर पारस को ढूंढूंगा। उसके बाद अर्जुन ने गहरी सांस ली और जगदीश को ऑर्डर देकर कहा, तैयारी करो जगदीश जी। कल सुबह का सूरज सुरेंद्र हीराचंदानी के लिए उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। जगदीश भी तुरंत काम पर लग गए। अगली सुबह दिल्ली की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। अर्जुन अपने होटल के कमरे में बैठा था। उसने एक कप ब्लैक कॉफी ली और अपने सामने 3 लैपटॉप्स खोल लिए। उसका मकसद सुरेंद्र को सीधे गोली मारना नहीं था। सुरेंद्र एक बिलियनियर था, दिल्ली का रियल एस्टेट किंग। ऐसे लोगों को मौत से ज्यादा डर अपनी दौलत छीनने से लगता है। अर्जुन ने फोन पर जगदीश जी से पूछा, जगदीश जी, सुरेंद्र हीराचंदानी का सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट क्या है? उधर से जगदीश जी ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, सर, सुरेंद्र कंपनी हीराचंदानी कंस्ट्रक्शंस इस वक्त दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इनमें दिल्ली का नया हाईवे, एक बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम और 3 बड़े वीआईपी मॉल शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स की कुल कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। सुरेंद्र ने मार्केट से हजारों करोड़ का लोन ले रखा है। अगर ये कंस्ट्रक्शन उनके हाथ से निकल गए, तो 1 घंटे के अंदर वो दिवालिया हो जाएगा। उसकी ये बात सुनते ही अर्जुन के होठों पर एक बहुत बड़ी खौफनाक और विनिंग मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, परफेक्ट। अब हम इस दिल्ली किंग को बताएं, अर्जुन अग्निहोत्री एम्पायर का वारिस क्या कर सकता है। इसके बाद अर्जुन ने अपना वो ब्लैक फाल्कन फोन, जो सिर्फ अग्निहोत्री खानदान के वारिस इस्तेमाल करते थे, उठाया। उसने सीधा दिल्ली के सबसे बड़े मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सीक्रेट लाइन पर कॉल किया। अग्निहोत्री परिवार वो परिवार था जो सरकार को बनाता और गिराता था। जैसे ही उस कॉल किया, उधर से कुछ रिंग्स के बाद मंत्री जी की आवाज आई, हेलो मिस्टर अर्जुन। गुड मॉर्निंग सर। आज आपने खुद कैसे कॉल किया? मंत्री जी की आवाज में वो खौफनाक और चापलूसी झलक रही थी। उधर से अर्जुन ने टाइम बर्बाद न करके सीधे मुद्दे पर आकर कहा, मंत्री जी, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सुरेंद्र हीराचंदानी की कंपनी को आपने जो 15,000 करोड़ के टेंडर्स पास किए हैं, उन्हें अभी के अभी इसी वक्त कैंसिल कर दीजिए। अर्जुन की आवाज में एक ऐसा रोप था जो किसी तानाशाही का होता है। अर्जुन की बात सुनते ही मंत्री जी के पसीने छूट गए। उन्होंने हकला कर कहा, लेकिन सर, वो तो हमारी पार्टी का बहुत बड़ा फाइनेंसर है। अगर हमने उसके कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी वजह के कैंसिल किए, तो वो कोर्ट चला जाएगा, मार्केट में बवाल हो जाएगा। उनकी ये बात सुनते ही अर्जुन ने तुरंत अपने लैपटॉप से कुछ फाइल्स ट्रांसफर करके कहा, वजह मैं आपको देता हूँ। मैंने आपको अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। ये सुरेंद्र के शेल कंपनीज के बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। इसमें साफ दिख रहा है सुरेंद्र ने निजाम नाम के एक इंटरनेशनल टेररिस्ट के करोड़ों की टेरर फंडिंग की। अगर ये बात मीडिया में गई, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। उधर से मंत्री जी ने जैसे ही डॉक्यूमेंट्स देखे, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने हकला कर कहा, ओह माय गॉड, टेरर फंडिंग। यस सर, मैं अभी 10 मिनट में अंदर इस इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उनके सारे टेंडर कैंसिल करता हूँ और उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। उनकी ये बात सुनते ही इधर से अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, गुड,
ये कहकर अर्जुन ने फोन काट दिया। इसके बाद भी वो यहीं नहीं रुका। उसने मुंबई के सबसे बड़े बैंकर्स और शेयर मार्केट के ब्रोकर्स को लाइन पर लिया। उसने उन सभी को ऑर्डर देकर कहा, जैसे ही सरकार सुरेंद्र के टेंडर कैंसिल करने की न्यूज निकाले, तुम लोग मार्केट में हीरा चंदानी कंस्ट्रक्शन के सारे शेयर्स डंप पर कर देना। उसकी स्टॉक्स की कीमत को मिट्टी में मिला दो, और जिन बैंकों ने उसे लोन दिया है उन सबसे कहो कि वो अपना पैसा आज ही वापस मांगे। ऐसे महज 1 घंटे के अंदर अर्जुन ने उस आलीशान होटल के कमरे में बैठकर एक लैपटॉप और 3 फोन कॉल्स के जरिए दिल्ली के सबसे बड़े बिलियनियर का एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। अब दोपहर के 12 बज रहे थे। दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित हीरा चंदानी एस्टेट में एक बहुत बड़ा और शानदार पूल पार्टी का माहौल चल रहा था। सुरेंद्र हीरा चंदानी, जो मोटा गंजा घमंडी आदमी था, वो अपने पूल के किनारे लेटा हुआ महंगी शराब पी रहा था। उसके पास ही पारस के माता पिता नारायण और संतोष बैठे थे। वो दोनों मुंबई के धक्के खाकर यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ आकर वो फिर से रईसी वाली जिंदगी जी रहे थे। तभी सुरेंद्र ने अपनी बहन को तसल्ली देकर कहा, तुम चिंता मत करो मेरी बहन संतोष, मुंबई में वो अर्जुन शेर होगा, लेकिन यहाँ दिल्ली में तुम्हारा भाई सुरेंद्र ही असली किंग है। उस अर्जुन ने तुम्हारे जो गहने उतारे थे, मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा गहने दिला दूंगा। निजाम के आदमी जल्द ही उस मारा को मार डालेंगे, और फिर तुम देखना, वो अर्जुन घुट घुट कर मरेगा। उसकी ये बात सुनते ही आगे से नारायण ने हंसकर उसके साथ सहमति जताकर कहा, बिल्कुल सुरेंद्र, एक बार अर्जुन रास्ते से हट जाए तो मैं और पारस वापस अग्निहोत्री एम्पायर पर कब्जा कर लेंगे। वो लोग ये बात कर रहे थे, तभी सुरेंद्र का पर्सनल असिस्टेंट पागलों की तरह भागता हुआ पूल एरिया में आ गया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था और उसके हाथों में पकड़ा हुआ आईपैड कांप रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, बॉस बॉस, तबाही होगी बॉस। असिस्टेंट चीख कर सुरेंद्र के पास पहुंचा। आगे से सुरेंद्र ने गुस्से में अपना ग्लास साइड में रखकर पूछा, क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहा है? असिस्टेंट ने तुरंत जवाब देकर कहा, बॉस बॉस, टीवी देखिए, न्यूज देखिए बॉस। उसकी यह बात सुनते ही सुरेंद्र ने तुरंत अपना फोन निकाला और जैसे उसने न्यूज चैनल खोला, उसकी आंखें फटी रह गई। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही थी। दिल्ली के रियल एस्टेट किंग सुरेंद्र हीराचंदानी पर टेरर फंडिंग का आरोप। सरकार ने कैंसिल किए 15,000 करोड़ के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स। हीराचंदानी ग्रुप के शेयर 90% तक गिरे। बैंक ने दिया दिवालिया होने का नोटिस। ये न्यूज देखते ही सुरेंद्र पागलों की तरह अपनी कुर्सी से उछल गया। उसका 100 किलो का शरीर कांपने लगा। उसने हकला कर कहा, ये क्या है? सरकार मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कैंसिल कर सकती है? मैंने उन्हें करोड़ों की फंडिंग दी। वहीं ये न्यूज सुनते ही उसके बगल में बैठे नारायण और संतोष का भी खून सूख गया। तभी सुरेंद्र का फोन बजा। यह उसके बैंक के मैनेजर का फोन था। जैसे उसने फोन उठाया, उधर से आवाज आई, बॉस, हमें खत्म कर दिया गया है। मार्केट में किसी ने जानबूझकर हमारे शेयर डंप कर दिए गए। हमारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। हम सड़क पर आ गए बॉस। उसकी ये बात सुनकर सुरेंद्र ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक दिया। उसने चिल्लाकर कहा, कौन कर रहा है ये सब? कौन है जो मेरी 20 साल की मेहनत को 1 घंटे में खा गया? वहीं नारायण का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसका दिमाग मुंबई के उस लड़के की तरफ जा रहा था। उसने घबरा कर कहा, सुरेंद्र, ये ये उस अर्जुन का काम है। मैं पक्का श्योर हूं कि वो हमारी लोकेशन जान चुका है। वो दिल्ली आ चुका है। नारायण की आवाज कांप रही थी। संतोष चीख पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, क्या? अर्जुन दिल्ली में है? लेकिन वो अंदर कैसे आ सकता है? सुरेंद्र, हमें यहां से भागना होगा। लड़का वो शैतान है और हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी यह बातें सुनकर सुरेंद्र का घमंड अब खौफ में बदल चुका था, लेकिन फिर भी उसने तसल्ली देकर कहा, अरे भागेंगे कहाँ? ये छतरपुर का एस्टेट है। यहाँ मेरे पास 50 गार्ड्स खड़े हैं। मैं अभी उन चीफ को बोलकर सिक्योरिटी डबल करवा कर आता हूँ। वो अर्जुन अगर यहाँ आया तो जिंदा नहीं जाएगा। इसके बाद सुरेंद्र अपने गार्ड्स को अलर्ट कर दिया। पूरे एस्टेट में लोहे के गेट बंद कर दिए गए। चारों तरफ बंदूकधारी गार्ड्स तैनात कर दिए गए। लेकिन वो बेवकूफ भी नहीं जानते थे कि अग्निहोत्री जब शिकार करता है तो दरवाजे से नहीं, मौत के साय की तरह आता है। उसी रात के 1 बजे दिल्ली में तेज आंधी चल रही थी। मौसम खराब हो चुका था और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। हीरा चंदानी एस्टेट के बाहर सन्नाटा था। बस गार्ड्स के चलने की आवाजें आ रही थी। अर्जुन अपनी ब्लैक रेंज रोवर, जो उसने दिल्ली में अरेंज करवा ली थी,
उसके एस्टेट के करीब 500 मीटर दूर उतरा। उसने पूरी तरह से टैक्टिकल ब्लैक निंजा टाइगर नियर गियर पहना था। उसके चेहरे पर एक ब्लैक मास्क था, उसमें से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। उसने अपने कानों में ईयरपीस लगाया और अपनी बेल्ट में से 2 साइलेंसर लगी हुई पिस्तौल और एक कॉम्बैक्ट नाइफ रख लिया। अर्जुन को अंदर घुसने में किसी गेट की जरूरत नहीं थी। वह अंधेरे में दौड़कर एस्टेट की पिछली दीवार के पास पहुंचा। वहां एक 20 फुट ऊंची दीवार थी जिस पर कांटेदार तार भी लगे थे। अर्जुन ने अपनी जैकेट में से एक ग्रैपलिंग हुक निकाला और उसे दीवार के ऊपर फेंक कर फंसा लिया। पलक झपकते ही वो किसी मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ गया। कांटेदार तारों के बीच से बहुत ही सफाई से निकला और दूसरी तरफ एस्टेट के घने बगीचों में छलांग लगा दी। अब वो एस्टेट के अंदर था। उसके सामने 2 गार्ड सिगरेट पीकर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब एक गार्ड ने दूसरे से कहा, अबे ये इतनी रात को बॉस ने हमें बाहर क्यों खड़ा कर दिया? दूसरे ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, पता ना यार, किसी मुंबई के लड़के से डर रहे हैं। इससे पहले कि वो दूसरा गार्ड अपनी बात पूरी कर पाता, अंधेरे से एक साया बाहर निकला। अर्जुन ने पीछे से आकर पहले गार्ड के मुंह पर अपना हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को एक ही झटके में इतने जबरदस्त स्नैक के साथ मोड़ा कि गार्ड की गर्दन की हड्डी कड़क आवाज के साथ टूट गई। वो बिना कोई आवाज किए जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर दूसरा गार्ड चौंक गया। उसने अपनी बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी अर्जुन का बूट उसके सीने पर चढ़ गया। गार्ड की सांसें रुक गई। अर्जुन ने अपनी साइलेंसर लगी पिस्तौल निकाली और ठीक उसके माथे के बीचों बीच एक गोली उतार दी। व्यो! अगले ही पल गार्ड की लाश जमीन पर गिर गई। अर्जुन की आंखें अब बिल्कुल एक मशीन की तरह काम कर रही थी और वो एस्टेट के बगीचे से होता हुआ मेन मेंशन की तरफ बढ़ रहा था। उसके रास्ते में जो भी गार्ड आया, अर्जुन ने उसे ब्लाइंड स्पॉट से मारा। किसी के सीने में उसने अपना कॉम्बैक्ट नाइफ घोंप दिया तो किसी को पीछे से चोक होल्ड में फंसाकर बेहोश कर दिया। बारिश की बूंदें अर्जुन के चेहरे पर गिर रही थी और उसका रास्ता लाशों से भरता जा रहा था। महज 20 मिनट के अंदर उस एस्टेट के 50 में से 30 गार्ड्स बिना कोई शोर मचाए मौत के घाट उतारे जा चुके थे। अर्जुन ने मास्टर की सिखाई हुई साइलेंट असैसिनेशन कला का ऐसा खौफनाक मुजाहिरा किया जिसे देखकर मौत भी कांप जाए। वहीं मेंशंस के अंदर सुरेंद्र नारायण और संतोष एक सेफ बेडरूम जो बुलेट प्रूफ था उसमें बैठे हुए थे। वो डरे हुए थे। तभी मेंशन की सारी लाइट्स अचानक फ्लिकर होकर बंद हो गई। पूरा हीरा चंदानी एस्टेट खूब अंधेरे में डूब गया। जैसे ही लाइट गई, सुरेंद्र पागलों की तरह चीखा। उसने चिल्लाकर कहा, ये लाइट कैसे गई है? गार्ड्स, जनरेटर ऑन करो। लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। कमरे के अंदर सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी, माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तभी संतोष रोने लगी। उसने कांप कर कहा, सुरेंद्र, मुझे डर लग रहा है भाई। वहीं नारायण ने कांप कर एक कोने में वो खड़ा हो गया। उन दोनों की हालात देखकर सुरेंद्र ने भी डर के मारे अपनी डबल बैरल शॉटगन उठा ली और सेफ रूम के दरवाजे पर निशाना तान दिया। उसने दहाड़ कर कहा, आने दे साले को, मैं आज उसके सीने में इतने छेद करूंगा कि मुंबई वापस नहीं जा पाएगा। लेकिन कमरे के बाहर एक भारी और डरावनी खामोशी थी। सिर्फ अर्जुन के भारी बूटों के चलने की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। वो आवाज सेफ रूम के भारी लोहे के दरवाजे के ठीक बाहर की तरफ आकर रुक गई। आवाज सुनते ही सुरेंद्र की सांसें फूलने लगी। उस भारी और अभेद्य मारे जाने वाले दरवाजे के इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर बाहर से एक तेज बीप की आवाज आई, जो दरवाजा को सिर्फ सुरेंद्र के फिंगरप्रिंट से खोल सकते थे। उसका लॉक अर्जुन ने अपने एक हाई टेक डिटेक्शन डिवाइस के महज 10 सेकंड में हैक कर लिया। क्लैंक की आवाज के साथ सेफ रूम का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, सुरेंद्र ने चिल्लाकर कहा, मर साले। ये चिल्लाकर सुरेंद्र ने अपनी शॉटगन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बूम बूम बूम। देखते ही देखते गोलियों के दरवाजे के बाहर का पूरा हिस्सा छलनी हो गया। धुआं और बारूद की गंध पूरे कमरे में फैल गई। तभी सुरेंद्र ने जोर से हंसकर कहा, लग गई साले को गोली। लेकिन जैसे ही धुआं छटा, सामने कोई नहीं था। दरवाजा खाली था। ये देखकर नारायण ने पूछा, कहाँ गया वो? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तभी सुरेंद्र के ठीक पीछे से एक बहुत ठंडी और मौत जैसी आवाज गूंजी, मैं यहां हूं सुरेंद्र।
आवाज सुनते ही सुरेंद्र झटके से पलटा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी शॉटगन दोबारा उठा पाता, अर्जुन ने अपना हाथ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। उसने सुरेंद्र की शॉटगन की नली को पकड़ा और उसे इतनी जोर से झटका दिया कि सुरेंद्र के हाथ से बंदूक छूट गई। उसी झटके में अर्जुन का बायां हाथ और उसकी सुरेंद्र ने भारी भरकम चेहरे पर पकड़ा। सुरेंद्र की नाक की हड्डी टूट गई और वो 100 किलो का प्राणी एक बोरे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर संतोष और नारायण डर के मारे चीख पड़े, अर्जुन! तभी अर्जुन ने अपने चेहरे पर वो ब्लैक मास्क हटाया। उसका चेहरा पसीने और बारिश के पानी से भीग गया था। उसकी आंखों में वो खूनी आग थी जो उसने मुंबई के उस तहखाने में दिखाई थी। अर्जुन ने बहुत ही जहरीले और खौफनाक लहजे में कहा, नमस्ते बड़े पापा, बड़ी माँ। क्या हुआ, आप लोगों को मुंबई की हवा रास नहीं आई तो आप अपने इस मोटे भाई के पास आ गए? उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि संतोष और नारायण की हड्डियां तक कांप गई। नारायण ने घुटने के बल गिरकर कहा, अर्जुन, हमें माफ कर दे बेटा। तभी अर्जुन धीरे धीरे चलकर नारायण के पास पहुंचा। उसने नारायण की आंखों में देखकर कहा, माफ कर दूं? ये तो आपको उस दुश्मन के साथ हाथ मिलाने से पहले सोचना चाहिए था। आपने अपने ही परिवार की पीठ में छुरा घोंपा। आपने उस निजाम से मिलकर मेरी मीरा की जान लेने की कोशिश की। आपको शर्म नहीं आई? आप अपने मतलब के लिए अपनी ही माँ के हथियारे के साथ मिल गए। आपको तो चूल्हो भर पानी में नाक डुबोकर मर जाना चाहिए। अर्जुन का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। उसने नारायण के कॉलर को पकड़ा और उसे हवा में उठाकर सीधे दीवार पर दे मारा। दीवार से टकराते ही नारायण के मुंह से खून निकल आया। ये देखकर संतोष ने चिल्लाकर कहा, नहीं अर्जुन, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। तभी अर्जुन ने पलटकर संतोष की तरफ देखकर कहा, तेरा पति? उसकी आंखों में खौफ देखकर संतोष की बोलती बंद हो गई। तभी अर्जुन ने अपनी बेल्ट वो सैटेलाइट फोन निकाला और उसे जमीन पर तड़प रहे सुरेंद्र हीराचंदानी के सीने पर फेंक दिया। अर्जुन ने अपना भारा सूट सुरेंद्र के टूटे हुए नाक पर रखकर कहा, बता मुझे सुरेंद्र, कहाँ है वो निजाम और कहाँ है वो सांप का बच्चा? बता, वरना मैं तेरी दूसरी आंख भी फोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर सुरेंद्र दर्द से तड़प रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी दौलत, उसकी पावर, उसका स्टेटस सब इस लड़के के सामने कचरा है। सुरेंद्र ने हकला कर कहा, मुझे नहीं पता अर्जुन। वो निजाम, वो यहाँ नहीं रहता। हैदराबाद में किसी बहुत ही खुफिया जगह पर रहता है। वो मुझे सिर्फ ऑर्डर्स देता है। मैंने तो सिर्फ उसे मुंबई से पैसे भिजवाए थे। तभी अर्जुन ने प्रेशर बनाकर पूछा, और पारस? तभी पीछे खड़े संतोष ने रोकर सच उगल कर कहा, पारस? पारस कल रात ही यहाँ से निकल गया। वो पागल हो गया है अर्जुन। जब उसे पता चला कि तूने हमारे शेयर्स वाला प्लान फेल कर दिया तो वो निजाम से मिलने सीधा हैदराबाद चला गया। वो तुझे बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उनके बात सुनकर अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई। मतलब पारस और निजाम दोनों अब हैदराबाद में एक साथ थे। दोनों सांप एक ही बिल में थे। और ये समझ में आते ही अर्जुन ने अपना पैर सुरेंद्र के चेहरे से हटा लिया। उसे उन तीनों नारायण सुरेंद्र की तरफ एक बहुत घिनौनी और तरस भरी नजर से देखकर कहा, तुम लोग मरने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी सबसे बड़ी सजा यही है कि तुम अब पूरी जिंदगी सड़कों पर भीख मांगो। ये कहकर अर्जुन ने अपना ईयरपीस ऑन करके जगदीश जी से कहा, जगदीश जी, दिल्ली का काम खत्म हो गया। हीरा चंदनी एस्टेट अब हमारा है। दिल्ली पुलिस को यहाँ भेज दो। इस सुरेंद्र की टेरर फंडिंग की सारी फाइल्स उन्हें दे दो और इन तीनों को तिहाड़ जेल में सबसे गंदे सेल के अंदर सड़ने का इंतजाम करो। उसका यह ऑर्डर सुनते ही जगदीश जी ने कहा, यस बॉस। उसके बाद अर्जुन वहां से मुड़ा और उधर सेफ रूम से बाहर निकल गया। पीछे नारायण, संतोष और सुरेंद्र अपनी तबाही हो चुकी जिंदगी को देखकर रो रहे थे। उनका वो घमंड, वो राजसी ठाट बाट, वो अग्निहोत्री बनने का सपना, सब कुछ अर्जुन ने एक रात के इस खौफनाक तांडव में हमेशा के लिए जलकर राख कर दिया। वहीं अर्जुन अपनी एस्टेट से बाहर निकला। बाहर बारिश हो चुकी थी। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी जिस पर मीरा की एक मुस्कुराती हुई फोटो लगी थी। अर्जुन के चेहरे पर वो खौफनाक भाव पल भर में पिघल गया और उसकी जगह एक बहुत गहरे प्यार ने ले ली। अर्जुन ने मन ही मन में खुद से कहा, हमारा एक दुश्मन और खत्म हो गया मेरी महारानी। ये सोचते हुए अपनी रेंज रोवर की तरफ बढ़ा। दिल्ली का चैप्टर अब खत्म हो गया था, लेकिन अर्जुन की मंजिल पूरी नहीं हुई थी। असली शैतान, असली गॉडफादर निजाम
जिसने 25 साल पहले अर्जुन की दादी को मारा, जो पारस के साथ मिलकर नई साजिश रच रहा है, वो अभी भी हैदराबाद में जिंदा था। अर्जुन ने अपनी गाड़ी में बैठा। उसने ईयरपीस में ऑर्डर देकर कहा, जगदीश जी, दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट तैयार करवाइए। दिल्ली का काम खत्म हो गया। मैं अपनी जान को देखना चाहता हूँ। उसके बाद ही मैं इस कहानी का क्लाइमैक्स लिखूंगा। अब कैसा होगा कहानी का क्लाइमैक्स, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपने दोस्तों तक जरूर भेजते रहें। एक लाइक जरूर कर दिया करें।